हेलो गाइस। मैं ये आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस कोविड जैसी महामारी में सभी स्टूडेंट से ये अनुरोध है कि वह घर पर ही रहकर तैयारी करें। यूट्यूब से, इंटरनेट से, पीडीएफ से। ऐसे जहाँ पर मौत का तांडव चल रहा है अभी, ऐसे कोविड जैसी महामारी में मैं किसी भी स्टूडेंट का बाहर निकलना, बेवजह घूमना उचित नहीं समझता, क्योंकि हम तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं। और क्योंकि हम तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो हमको आगे कुछ अचीव करना है, तो हमें अपने आप को ऐसी महामारी से बचा के भी रखना है। तो स्टूडेंट्स सभी घर पर रहें, स्वस्थ रहें, और यदि उचित हो तो ही बाहर जाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है भूगोल, और इस भूगोल में हम दूसरा टॉपिक आज पढ़ेंगे उष्ण मानसूनी प्रदेश। इससे पहले हम भूमध्य रेखीय प्रदेश पढ़ चुके हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो उष्ण मानसूनी प्रदेश है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सनराइज़ करियर एकेडमी में। सनराइज़ करियर एकेडमी चित्रकूट जिले की नंबर 1 एकेडमी है, जिसने विगत 1 वर्ष में सर्वाधिक सिलेक्शन दिया। सनराइज़ करियर एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर कैप्टन एस कुमार सर, जो कि 30 साल की सेवा के बाद, इंडियन आर्मी में 30 साल की सेवा के बाद, अब रिटायरमेंट के बाद चित्रकूट में यहाँ के नौजवानों को आर्मी की, एयरफोर्स की, नेवी की, उत्तर प्रदेश पुलिस की, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसआई, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, सीएपीएफ की तमाम जो सेना की नौकरी हैं उनके लिए फ़िज़िकल का मार्गदर्शन देते हैं। और सनराइज़ करियर एकेडमी में जो भी स्टूडेंट आर्मी, एयरफोर्स या डिफेंस की तैयारी कर रहा है उसके लिए जो फिज़िकल है वो बिल्कुल निःशुल्क है। तो भारी मात्रा में सनराइज़ करियर एकेडमी को ज्वाइन करें और अपने फिज़िकल कैंडिडेचर को आगे बढ़ाएं। दिस इज़ मी, मेरा नाम सिद्धांत है और मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। अभी विगत वर्षों में सनराइज़ करियर एकेडमी से सेना के क्षेत्र में 11 सिलेक्शंस हुए हैं अलग अलग क्षेत्र में, जैसे आर्मी जीडी, आर्मी क्लर्क, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेडमैन। इसके अलावा सनराइज़ करियर एकेडमी से अन्य सिलेक्शंस भी हुए हैं, जैसे टेट, सुपर टेट, सी टेट, पॉलीटेक्निक। तो देर किस बात की, सनराइज़ करियर एकेडमी में विभिन्न प्रकार के कोर्स चलाए जाते हैं, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, आर्मी जीडी, नर्सिंग असिस्टेंट, टेक्निकल, ट्रेडमैन, यूपीपी, यूपीपीएसआई, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ। ऐसे तमाम कोर्स, 40 से भी ज़्यादा कोर्स चलाए जाते हैं। और सबसे अच्छी और सबसे खास बात सनराइज़ करियर एकेडमी में प्रत्येक कोर्स बहुत ही ज़ीरो लेवल से चलाया जाता है, एकदम शून्य लेवल से चलाया जाता है, ताकि जो कमज़ोर छात्र हैं वो भी इस कोर्स का पूरा फ़ायदा उठा सकें और वो भी अपना चयन किसी न किसी भी सरकारी विभाग में सुनिश्चित कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं उष्ण मानसूनी प्रदेश, या इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे द ट्रॉपिकल मानसून रीजन। मानसून रीजन, अब देखिए मानसून से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं बारिश की बात कर रहा होगा। जहाँ भी मानसून की बात आती है तो हमें तुरंत समझ जाना है कि ये कहीं ना कहीं ऐसे क्षेत्र की बात कर रहा है जहाँ पर एक निश्चित समय के बाद बारिश होती है, और जब वहाँ पर बारिश होती है तो वहाँ पर जल भराव के कारण वहाँ पे वहाँ की वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। और हमें ये देखना है कि आखिरकार ऐसे कौन से रीजन हैं जहाँ पर ये मानसूनी क्षेत्र पाए जाते हैं। अच्छा, मानसून भी देखा जाए तो मानसून भी अलग अलग तरह के होते हैं, एक ग्रीष्मकालीन मानसून और एक शीतकालीन मानसून। तो शीतकालीन मानसून कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और ग्रीष्मकालीन मानसून कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये हम मैप में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं उष्ण मानसूनी प्रदेश की, तो उष्ण मानसूनी प्रदेश में सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिरकार पूरे पृथ्वी में इसका विस्तार कहाँ तक है, कहाँ तक ये फैला हुआ है, किन किन क्षेत्रों में। अब अगर बात करें तो हमारे पूरे विश्व में 200 से भी ज़्यादा देश हैं, और अगर महाद्वीप की बात करें तो 7 बड़े महाद्वीप हैं। यानी पूरी पृथ्वी में जो भूखंड है बड़े बड़े, उनको 7 कैटेगरी में हमने बांट रखा है। तो 7 जो बड़े बड़े भूभाग हैं, इनमें ये जो मानसूनी प्रदेश हैं, उष्ण मानसूनी प्रदेश हैं, ये कहाँ पर हैं, क्या स्थिति है इनकी। देखिए क्लास, अगर हम
यूपीएससी और यूपीपीएससी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हर एक पॉइंट को बहुत ही ज़्यादा विस्तार से और बहुत ही ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत है। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ें तो बहुत ही डीप पढ़ें। ओके, तो सबसे पहले अगर हम इसकी स्थिति की बात करें तो उष्ण मानसूनी प्रदेश की स्थिति हमारे पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, अगर उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश की बात करें तो 8 डिग्री से 30 डिग्री के अक्षांशों के बीच में ये फैले हुए हैं। हमारे 8 डिग्री और 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में महाद्वीपों में जो भूभाग है उसमें जितने भी क्षेत्र आते हैं वो सब हमारे उष्ण मानसूनी प्रदेश में आते हैं। देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कमीशन हमेशा ऐसे ही डीप क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है और किसी न किसी तरह क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश करता है। तो आपको ये एकदम नोट्स बनाने हैं, इसीलिए मैंने देखिए जहाँ से भी मैंने ये नोट्स निकाले हैं उसकी पिक मैंने लगा दी है ताकि आप बहुत बढ़िया तरीके से इसके नोट्स बना सकें। तो देखिए अगर उष्ण मानसूनी प्रदेश की वो स्थिति पूछता है कि अगर पृथ्वी में उष्ण मानसूनी प्रदेश की स्थिति क्या है तो आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए हमारी जो पृथ्वी है वो दो गोलार्धों में बटी हुई है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। और उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जो 8 डिग्री से लेकर 30 डिग्री का भूभाग है ये हमारे उष्ण मानसूनी प्रदेशों में आते हैं। ठीक है, इन्हें उष्ण कटिबंध में सन्मार्गी पवनों से भी प्रभावित ये क्षेत्र होते हैं। ठीक है, ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है कि ये प्रदेश कौन सी पवनों से प्रभावित होते हैं। तो आपका सीधे से आंसर होगा सन्मार्गी पवनों से। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर इसके स्थिति और विस्तार की बात आई है तो ज़रा इसमें मैप में देखते हैं। देखिए ये हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी को दो भागों में यानी दो गोलार्धों में अलग करने वाली जो रेखा है वो है भूमध्य रेखा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे कि ये हमारा इक्वेटर है यानी भूमध्य रेखा है। इसमें उत्तर की तरफ हमारा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण की तरफ इसमें हमारा दक्षिणी गोलार्ध। ओके, अब देखिए इसमें जो बोला गया है हमें कि 8 डिग्री अक्षांश से और 30 डिग्री अक्षांश के बीच रहता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा 0 डिग्री है तो अगर हम उत्तर की तरफ जाएंगे तो 1 2 3 4 ऐसा करके 8 भी आएगा, और 0 डिग्री से अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो 1 2 3 4 ऐसे करके 8 भी आएगा। तो इस 8 से लेके 30 डिग्री अक्षांश तक, जैसे मान लीजिए कि ये 0 डिग्री से ऊपर अगर उत्तर की तरफ जाएं तो कहीं हमारा 8 आता है, और ये 8 से लेके 30 डिग्री अक्षांश तक ये तो हो गया उत्तरी। और इसी तरीके से 0 डिग्री दक्षिण की तरफ अगर हम आएँ तो 0 डिग्री यहाँ पे, और नीचे आएंगे तो 1 2 करके मान लीजिए यहाँ पे अगर 8 आता है तो ये 8 डिग्री से 30 डिग्री, अब कौन सा अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, क्योंकि दूसरी तरफ। तो इसमें आने वाले क्षेत्र में हमारे उष्ण मानसूनी प्रदेश आते हैं। अब देखिए जैसे एक नॉर्मल सा जो डायग्राम बना है इसी में देख लीजिए 8 से और 30 डिग्री के बीच में ये भूभाग आता है। उसी तरीके से अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो 8 से 30 डिग्री के बीच में ये भूभाग आता है। ठीक है, ये और ज़्यादा हम इसको क्लियर करते हैं हमारे मैप से। अब जैसे इसमें हम देख पा रहे हैं ये हमारी पृथ्वी है और इसमें एक पॉइंटर है बीच में, ये देखिए ये जो पॉइंटर है ये हमारी भूमध्य रेखा को दिखाता है। अब ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा हमारी 0 डिग्री पर होती है, और इस 0 डिग्री से 8 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में आप उत्तर की तरफ जाएंगे तो वो हमारे उष्ण मानसूनी प्रदेश हैं। और इस 0 डिग्री से नीचे की तरफ यानी दक्षिण की तरफ 8 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में आएंगे तो वो हमारे उष्ण मानसूनी प्रदेश हैं। अब देखिए जैसे हम यहाँ से बात करें, ये हमारा भारत है, हिंद महासागर है। अब ये भूमध्य रेखा जहाँ पे ये पॉइंटर है ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से 8 डिग्री पे जाएंगे तो हमारा भारत शुरू हो जाता है, और इससे 30 डिग्री ऊपर तक जाएंगे तो मुझे लगता है कुछ ये ऐसे होगा। तो देखिए हमारा जो भारत है वो मानसूनी प्रदेश है, पूरा का पूरा मानसूनी प्रदेश है। क्योंकि अगर हम टेक्निकली बात करें, स्थिति और विस्तार के हिसाब से बात करें तो 8 डिग्री और 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में आता है। हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री और 30 डिग्री अक्षांश के बीच में है। ये देखिए ये पॉइंटर यहाँ पे रहा 0 डिग्री, और इससे अगर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो 8 डिग्री पे आता है हमारे भारत का दक्षिणतम छोर, और उसके बाद फिर ऊपर बढ़ते जाएंगे तो ये पूरा 30 डिग्री में फैला हुआ है, यानी हमारा भारत देश पूरा मानसूनी प्रदेश में आता है।
उसी तरीके से देखिए ये जो है ये साउथ अफ्रीका, ये अफ्रीका है। अफ्रीका में अगर देखिए ऊपर की तरफ जाएंगे तो देखिए 8 डिग्री से देखिए ये सेंट्रल अफ्रीका हो गया, चैड हो गया, ठीक है। और उसी तरीके से ऊपर ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे तो ये हमारे मानसूनी प्रदेश हो गए। और आगे अगर हम बात करें दक्षिण अमेरिका की, तो देखिए ये हमारा भूमध्य रेखा 0 डिग्री, इससे 8 डिग्री ऊपर की तरफ जाओ यानी कोलंबिया हो गया, वेनेजुएला हो गया, और इधर हमारा गुयाना हो गया, ये पूरा हमारा मानसूनी प्रदेश में आता है। इधर हम बात करें तो देखिए कोस्टारिका हो गया, मैक्सिको हो गया, ग्वाटेमाला हो गया, देखिए मैक्सिको हो गया, ये पूरा हमारा मानसूनी प्रदेश में आता है। अच्छा, दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो इसी भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ जाएंगे 30 डिग्री में, तो देखिए ये हमारा ब्राज़ील है। ब्राज़ील का पूर्वी छोर ये पूरा मानसून की चपेट में आता है। और इधर अफ्रीका की बात करें तो देखिए हमारा मेडागास्कर, मेडागास्कर को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। मेडागास्कर मानसूनी क्षेत्र में आता है। और आगे बढ़ें तो इसी 30 डिग्री में हमारे कई सारे दक्षिणी पूर्वी एशिया के प्रदेश भी आते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी छोर, ये वाला छोर, ये जो आपको पॉइंटर पे पास दिख रहा है, ये उत्तरी छोर हमारा आता है। चलिए इसको और क्लियर करते हैं। तो इस मैप में हम देखेंगे कि ये हमारा वर्ल्ड का मैप है, और वर्ल्ड का मैप है जो जो बीच से लाइन जा रही है ये हमारी भूमध्य रेखा है। तो अगर स्थिति और विस्तार में देखें तो 0 डिग्री से 8 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में उत्तरी गोलार्ध, और 8 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में दक्षिणी गोलार्ध। तो देखिए ये जो हमारा भूमध्य रेखा है 0 डिग्री पे, इससे अगर 8 डिग्री ऊपर जाएंगे तो देखिए वेनेजुला आ रहा है, कोलंबिया आ रहा है, ग्वाटेमाला आ रहा है, मैक्सिको आ रहा है। ये पूरा क्षेत्र किस में आता है? मानसूनी क्षेत्र में आता है। उसी तरीके से हम अगर अफ्रीका की बात करें तो देखिए ये है हमारा 0 डिग्री। 0 डिग्री से ऊपर जाएं तो देखिए 8 डिग्री में नाइजर, गोयना और घाना, साउथ सूडान, इथोपिया। इधर हम भारत की तरफ आएँ, ये हमारा भारत है, ये हमारा हिंद महासागर है। और हिंद महासागर में हम देख रहे हैं कि ये जो 0 डिग्री से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा तमिलनाडु का प्रदेश आता है, श्रीलंका आता है। और श्रीलंका, और अगर हम देखें तो हमारा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों मानसून की चपेट में अच्छा खासा आते हैं। यहाँ पे अच्छा खासा वर्षा होती है, बाढ़ होती है। और उत्तर की तरफ जाते जाएंगे तो 30 डिग्री अभी ख़त्म नहीं हुआ, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा पूरा भारत मानसून की चपेट में आता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम देखते हैं कि इस मानसूनी प्रदेश में हमारे एशिया के कौन कौन से भाग आते हैं। तो एशिया की बात कर रहा है तो एशिया में भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, दक्षिणी चीन और ताइवान इसकी चपेट में आते हैं। ओके, अब देखिए ये तो एशिया के भाग बता रहे हैं, लेकिन हमें मैप में भी पता होना चाहिए कि आखिरकार जिस एशिया में ये इसकी बात की गई है ये है कहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये मैप का हमारा एशिया है, ये पूरा एशिया को दर्शा रहा है। और अगर हम एशिया की बात करें तो सबसे पहले इसमें भारत है। तो देखिए ये हमारा भारत है। भारत के बाद म्यांमार, तो देखिए ये इधर ये पॉइंटर में देखिए ये म्यांमार है। म्यांमार के बाद अगर देखें तो पाकिस्तान, तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है। इस पूरे मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जितने भी देश इस उष्ण मानसूनी प्रदेश में आते हैं या मानसून की चपेट में आते हैं तो इस मैप में दर्शा रखा है। जैसे भारत हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, इधर थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, और यहीं पर ही है लाओस, और यहीं पर है हमारा लाओस, कंबोडिया। और ये अगर हम बात करें इधर दक्षिणी चीन हो गया, और यहीं पर ही हमारा ये ताइवान हो गया। चलिए, तो ये मैप है हमारा एशिया का, और इसमें भी आपको देखते जाना है कि ये जो जितने भी यहाँ पे आसपास एशियाई देश हैं ये सब के सब उष्ण मानसूनी प्रदेश में आते हैं। उसके बाद देखिए बोल रहा है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में फ्लोरिडा व मैक्सिको। तो हम उत्तरी अमेरिका की बात करें तो देखिए यहाँ पर हमारा उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका में देखिए ये है हमारा मैक्सिको, और उत्तरी अमेरिका में ही हमारा फ्लोरिडा भी है। और उसके बाद इसमें बात की जाए तो पश्चिमी द्वीप समूह पश्चिम की तरफ इसमें जितने भी द्वीप समूह हैं 30 डिग्री में जो आते हैं वह मानसूनी प्रदेश में आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मध्य अमेरिका में अगर देखिए बात करें तो ये है हमारा पूरा मध्य अमेरिका, और यहाँ पर आने वाला क्षेत्र मानसूनी प्रदेश में आता है। उसके बाद अगर हम बात करें दक्षिणी अमेरिका, तो देखिए ये रहा हमारा दक्षिणी अमेरिका। और दक्षिणी अमेरिका में कोलंबिया, ये रहा कोलंबिया देश, देखिए पॉइंटर में ये रहा कोलंबिया देश, ठीक है। और उसके बाद बात करें वेनेजुएला की, तो ये रहा देखिए वेनेजुएला।
और उसके बाद ब्राज़ील का पूर्वी तट, तो अगर देखा जाए तो ब्राज़ील का, देखिए ये ब्राज़ील है और ब्राज़ील का पूर्वी तट ये है इधर। तो ये हमारा पूरा मानसूनी प्रदेश में आता है। उसके बाद हम बात करें अफ्रीका का, तो अफ्रीका में पूर्वी अफ्रीका का तटीय भाग, तो पूर्वी अफ्रीका का तटीय भाग अगर हम देखेंगे तो देखिए मेडागास्कर है, मेडागास्कर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोज़ैम्बिक है देखिए, ठीक है, ये पूरा आपका मानसूनी प्रदेश में आता है। उसके बाद हम बात करें ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया देखिए ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और ऑस्ट्रेलिया का उत्तर तटीय भाग, ये भाग जो भूमध्य रेखा से थोड़ा सा नीचे है, पपुआ न्यू गिनिया और ये क्या बोलते हैं अराफुरा अराफुरा सी के पास, ये पूरा जो इलाका है ये हमारा उष्ण मानसूनी प्रदेश में आता है। ओके, ये चीज़ हुआ। आगे बढ़ते हैं अब देखिए ये पूरा वर्ल्ड का मैप है और इसमें आप अलग अलग जगह से पॉइंट कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर उत्तरी अमेरिका की हम बात करें तो ये वाला इलाका हमारा पूरा मानसूनी प्रदेश में आता है, और दक्षिण की बात करें तो देखिए ये पूरा इलाका हमारा दक्षिण अमेरिका का है जो कि मानसून प्रदेश में आता है। अफ्रीका की बात करें तो ये वाला इलाका पूरा हमारा मानसूनी प्रदेश में आता है। और अगर एशिया की बात करें तो देखिए ये पूरा इलाका हमारा उष्ण मानसूनी प्रदेश में आता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये उत्तरी तट हमारा मानसूनी प्रदेश में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ की जलवायु। अब देखिए क्योंकि जलवायु की बात करें, यहाँ की क्लाइमेट की बात करें, क्योंकि ये मानसूनी प्रदेश हैं, यानी यहाँ पर एक निश्चित समय या महीनों के बाद एक ऋतु ऐसी आती है जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में बारिश होती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है और जहाँ पर किसी इलाके में बारिश कम भी होती है। अब क्योंकि यहाँ पर बारिश हो रही है, बारिश होने की वजह से पानी गिर रहा है, तो तापमान में भी कमी आएगी। तो अगर देखा जाए यहाँ के तापमान की, तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का जो औसत तापमान होता है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और अगर हम शीत ऋतु की बात की जाए तो यहाँ पे 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पर तापमान रहता है, सर्दियों की बात करें। ओके, अगर हम वर्षा की बात करें तो क्योंकि हमने पढ़ा है उष्ण मानसूनी प्रदेश में जो पवनें चलती हैं वो सनमार्गी पवनें चलती हैं, जिसकी वजह से शीत ऋतु यहाँ पर कैसी होती है, शुष्क होती है, सूखी होती है, ठीक है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे प्रदेशों में पूरे साल भर की जो 85% वर्षा है वह ग्रीष्म ऋतु में होती है। अच्छा, अगर हम अपने भारत की ही बात देख लें तो अभी देखिए अप्रैल चल रहा है, मई चल रहा है, और फिर जून जुलाई और अगस्त तक 2-2.5 महीने तक यहाँ पर अच्छी खासी वर्षा होगी। और पूरे देश भर में हमें सुनने को मिलेगा कि यहाँ पर इतनी डिग्री इतने सेंटीमीटर वर्षा हुई, यहाँ पे बाढ़ आई, यहाँ पे जल भराव हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये महीना ही चल रहा है ग्रीष्म ऋतु का, ये समय ही चल रहा है जब हमारे देश में मानसून की वजह से वर्षा आती है। अच्छा, मानसून की बात आई है तो हमेशा आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि भारत में मानसून किस दिशा से प्रवेश करता है। तो आपका उत्तर होना चाहिए कि भारत में मानसून दक्षिणी पश्चिम दिशा से प्रवेश करता है। देखिए ऐसे प्रदेशों में, मानसूनी प्रदेशों में जो 85% वर्षा है वो हमारी ग्रीष्म ऋतु में ही हो जाती है, और बाकी जो बची वर्षा है वह अपने अपने समय से शीत ऋतु में होती रहती है। और अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा चेरापूंजी के निकट जो मौसिन राम है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, लगभग 1100 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, आप इसको देखिएगा, काफ़ी बार मौसिन राम का एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर पश्चिमी घाट में देखें तो 200 से 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और अगर मैदानी भागों में जैसे गंगा का मैदान है, इसको अगर देखें तो यहाँ पे 100 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अब क्योंकि यह मानसूनी प्रदेश हैं, ठीक है, यहाँ पर हवाओं के माध्यम से मानसून आता है, और ये हवाएं कभी कभार इतना ज़्यादा तगड़ी और इतना ज़्यादा संख्या में होती है कि इनसे चक्रवात भी उत्पन्न होते हैं। तो अब देखिए अलग अलग देश में, अलग अलग द्वीप में जिस तरीके के चक्रवात आते हैं तो उन्होंने उस चक्रवात के नाम भी दे दिए हैं, और ये चक्रवात के नाम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए जैसे मैं चक्रवात की बात करूं तो चीन में जो चक्रवात आता है उसको बोलते हैं टाइफून, और पश्चिमी द्वीप समूह में जो यानी अमेरिका के पास जो आता है
चक्रवात उसको बोलते हैं हरिकेन। और फिलीपाइंस में जो चक्रवात आता है उसको बोलते हैं बेंगविस। भारत में काल वैशाखी या उष्ण चक्रवात बोलते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में अगर देखा जाए तो इसको विली विलीज बोला जाता है। ये विली विलीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमेशा एग्जाम में रटे रटाए आते हैं, वही आते हैं हमेशा। तो ये विली विलीज जैसे हो गया, हरिकेन हो गया, टाइफून हो गया, ये बेंगविस हो गया, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आपको इंपॉर्टेंट हैं और आपको इसको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ की वनस्पति की बात करें। अब वनस्पति वनस्पति का मतलब होता है वेजिटेशन, यानी यहाँ पर कैसे पेड़ पौधे उगेंगे। अब देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्योंकि मानसूनी प्रदेश है। अब मानसून का मतलब ही होता है कि अत्यधिक मात्रा में बारिश होना। देखिए, जब जून जुलाई अगस्त का महीना आता है तो कम लगभग उसमें 20 से 22 दिन ऐसा होता है कि सूर्य निकल ही नहीं पाता है। कैसे निकल नहीं पाता है? क्योंकि रिमझिम टाइप की बारिश चौबीसों घंटे चलती है। जिससे अब देखिए, चौबीसों घंटे बारिश चलेगी तो क्या होगा? जल भराव होगा। और जल भराव होने की वजह से क्या होगा? अलग अलग वनस्पति उगेंगी। कुछ वनस्पति बड़ी होंगी, कुछ वनस्पति छोटी होंगी। और जो पहले से ही जंगल हैं उनको नमी मिलेगी तो उसमें नई पत्तियां आएंगी और पत्तियां उनकी चौड़ी होंगी। तो हम जरा देखें कि ऐसे मानसूनी प्रदेश में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है। इन प्रदेशों में पर्याप्त गर्मी और वर्षा के कारण प्राकृतिक वनस्पति की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अब देखिए, अगर यहाँ पर बात करें तो जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पर सदाबहार के वन पाए जाते हैं, सदाबहार के वन। और अगर हम अपने भारत की बात करें तो सदाबहार वन हमारे पश्चिमी तट और पूर्वी तट और मेघालय असम में पाए जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली 200 सेंटीमीटर का बोल के ये सदाबहार वन की बात कर रहा है। और सदाबहार वन की मतलब पूर्वी तट और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और असम मेघालय वाला रीजन। अब क्योंकि सदाबहार वन पाए जाते हैं तो यहाँ पर किस तरह की वनस्पति पाई जाती है, कैसे पेड़ पाए जाते हैं? महोगनी, शीशम, साल, सागवान, लॉन्गवुड, रबड़, बांस, बेंत। और जहाँ पर 200 100 या 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब देखिए, 200 100 और 200 सेंटीमीटर वर्षा की बात कर रहा है, इसका मतलब ये मैदानी भागों की बात कर रहा है, हमारे जैसे घास के मैदान हो गए, ठीक है, वहाँ की बात कर रहा है। तो वहाँ पर कैसे वृक्ष पाए जाते हैं? वहाँ पर चौड़ी पत्ती वाले मानसूनी वृक्ष पाए जाते हैं। अब इसमें मानसूनी वृक्ष बोला है, मानसूनी वन बोला है। मानसूनी वन मतलब कि जब भी ये मानसून आएगा तभी इनमें थोड़ी बहुत रौनक आएगी। अब यहाँ पर कैसी वनस्पति पाई जाती है जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है? साल हो गया, सागौन हो गया, शीशम हो गया, साखू हो गया, सेमल हो गया, महुआ, बांस, आम हो गया। जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ घास के मैदान तथा कैसे पेड़ होते हैं? कटीले पेड़, जैसे खैर, खजेड़ा, कीकर, बबूल, नीम, शीशम, गूलर, बहेड़ा, महुआ, ऐसे पेड़ पाए जाते हैं। और इन पर बिल्कुल क्वेश्चंस बन सकते हैं अगर आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस एआरओ आरओ की तैयारी कर रहे हैं। इस चीज़ को आपको इग्नोर नहीं करना है, इसीलिए वीडियो पॉज करके आप निरंतर नोट्स बनाते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस तरीके के कुछ वन होते हैं, सदाबहार हरे भरे वन पाए जाते हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं हमारे पश्चिमी और पूर्वी घाट की। तो इस तरीके से आपको एक माहौल पता चलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर वन पाए जाते हैं। आगे देखिए, ये कुछ मैप है। मैप रीडिंग भी आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैप रीडिंग में कैसे दिखाना है आपको कि कौन से हमारे मानसूनी प्रदेश होते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। अब इन्हीं इन्हीं के बीच हमारा जो मानसूनी प्रदेश है वो आता है। अब देखिए, ये मध्य अमेरिका का भाग हो गया, ये उत्तरी दक्षिणी अमेरिका हो गया, और ये पूर्वी दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये हमारा अफ्रीका का पूर्वी तट भाग हो गया, मेडागास्कर का, ये हमारा पूरा एशिया का भाग हो गया, भारत, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और मलेशिया, और ये हमारा हो गया उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का भाग। तो इस तरीके से मैप रीडिंग भी आपको आना चाहिए, इसको नोट कर सकते हैं आप। आगे हम बात करें, आगे अगर हम बात करें कि यहाँ के खनिज पदार्थ की, यहाँ पर कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, तो देखिए, खनिज पदार्थ की प्रचुर मात्रा यहाँ पे पाई जाती है। और खनिज पदार्थ में ये सारे के सारे प्रदेश एकदम संपन्न है। जैसे मैं बात करूँ ब्राज़ील, तो ब्राज़ील देखिए यहाँ पे है। ब्राज़ील में लोहा, मैग्नीज पाया जाता है। वेनेजुएला ऊपर है, वेनेजुएला में पेट्रोलियम के खदानें हैं। अगर थाईलैंड की बात करें, थाईलैंड यहाँ पे आता है। थाईलैंड में
टिन की खदानें हैं। मेडागास्कर की बात करें तो मेडागास्कर में अत्यधिक मात्रा में ग्रेफाइट पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसमें देखना है। भारत में बात करें, देखिए हम भारत, अगर ज्योग्राफी यूपीपीएससी और आईएएस के लिए पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी हमें भारत का और पैरेलली विश्व का भी लेके चलना है। तो हम बात करें इसमें अपने भारत की, तो भारत में देखिए लोहा, कोयला, मैंगनीज, अभ्रक, जिप्सम, बक्साइट, मोनाजाइट, खनिज तेल, ये सब पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। म्यांमार में बात करें तो यहाँ पे रत्न पाए जाते हैं, अलौह धातुएं पाई जाती हैं, खनिज तेल निकाला जाता है। ओके, अब क्योंकि इतना सब कुछ यहाँ पे संसाधन हमें मिल रहा है तो यहाँ पर अलग अलग उद्योग भी होते हैं। अब देखिए जैसे लोहा मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है, टिन मिल रहा है, कोयला मिल रहा है, मैग्नीज मिल रहा है, बक्साइट मिल रहा है, तो यहाँ पर जो इंजीनियरिंग उद्योग हैं वो भी अत्यधिक मात्रा में उभर कर सामने आ रहे हैं। जैसे हम बात करें इंजीनियरिंग उद्योग, मशीन निर्माण उद्योग, जलयान एवं वायुयान निर्माण उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी तथा रेशम वस्त्र उद्योग, रासायनिक उद्योग, चमड़ा उद्योग, ये सब ऐसे प्रदेशों में होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रचुर मात्रा में हमें खनिज पदार्थ यहाँ से मिल रहे हैं। ओके, यहाँ पे अगर जनसंख्या और नगर की हम बात करें तो यहाँ की जो जलवायु है वो बहुत ज़्यादा अनुकूल है। उपजाऊ यहाँ पे मैदान मिलेंगे, अधिक मात्रा में यहाँ पे चावल उत्पन्न किया जाता है, गेहूँ उत्पन्न किया जाता है। और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या दक्षिणी चीन जैसे देशों की हम बात करें तो यहाँ पर ऐसे ही क्षेत्र में बड़ी सघन आबादी है। कैसे? चाइना की बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी में कौन है? चाइना है, उसके बाद हमारा देश है भारत है, और ये छोटे मोटे देश भी अत्यधिक आबादी इन प्रदेशों में रहती है। यानी हम अगर बात करें विश्व की अत्यधिक जनसंख्या कहाँ रहती है तो आप, हमारा उत्तर होगा मानसूनी प्रदेशों में। ये बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे आप मुकर नहीं सकते हैं। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पर व्यापार की, तो यहाँ पर किस किस चीज़ का व्यापार होता है? देखिए अगर हम बात करें व्यापार की तो देखिए, क्योंकि सदाबहार हरे भरे वन पाए जा रहे हैं तो जूट का व्यापार, चाय का व्यापार, कहवा का, चमड़ा का, खालें, गरम मसाले, काजू, मैग्नीज, लोहा, तिलहन, एल्युमिनियम, इन सब का व्यापार यहाँ पे होता है। व्यापार की बात करें तो देखो ब्राज़ील से कहवा, लोहा, इस्पात व रबड़ का व्यापार होता है। म्यांमार से तेल, चावल, मणियाँ, रत्न और लकड़ियाँ का व्यापार होता है। थाईलैंड से बात करें तो चावल तथा टिन का व्यापार होता है। पश्चिम द्वीप समूह की बात करें तो चीनी का निर्यात होता है। ठीक है, ओके। अब इसके देख लेते हैं प्रमुख नगर। इस प्रदेश के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? तो एशिया में बात करें तो मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद, नागपुर, कानपुर, ढाका, यंगून या रंगून जिसे बोला जाता है आज का म्यांमार, कोलंबिया, हनोई, हांगकांग, कराची, बैंकॉक, सेंगांव, जकार्ता, नानकिंग आदि। अफ्रीका में बात करें तो मोज़ाम्बिक हो गया, ठीक है, एटाना रिवरो हो गया, बैरा हो गया। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो काराकस, रियो डी जेनेरियो, रिसाइफ, सेंटोस और सेल्वाडोर हो गया। ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो डार्विन हो गया, टाउन्सविले हो गया और रॉकहैम्पटन हो गया। भारतीय उपमहाद्वीप में 300 से अधिक, 1 लाख या अधिक आबादी के बड़े नगर हैं। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, डिटेल्ड आंसर बनाते रहिए। मैं फिर से सनराइज़ करियर एकेडमी के बारे में बताना चाहता हूँ। सनराइज़ करियर एकेडमी एक संपूर्ण एकेडमी है जहाँ पर एक ग्रुप डी से लेकर यूपीपीसीएस तक की तैयारी होती है, और विगत वर्षों में सनराइज़ करियर एकेडमी ने एक ही बार में चित्रकूट में इतिहास रच दिया, 11 सेलेक्शंस इंडियन आर्मी में दिए, और अभी भी कुछ महीनों में सेलेक्शंस आने की संभावना है। तो जो भी स्टूडेंट सेना के क्षेत्र में और पुलिस के क्षेत्र में या बीएसएफ, सीआरपीएफ के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है वह सनराइज़ करियर एकेडमी को ज़रूर ज्वाइन करे। हमारा पता है ओम प्लाजा, ट्रैफिक चौराहा, करवी, चित्रकूट, और हमारे एकेडमी में 40 से भी ज़्यादा कोर्सेज चलाए जाते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।